हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन जीएसटी इन पार्ट 1। मैंने टाइम ऑफ सप्लाई को 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। एक मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने लिया है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स, राइट। सेकंड में मैंने लिया है इट इज कॉल्ड द पार्ट 1। सेकंड में मैंने लिया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड द पार्ट 2। और मैंने थर्ड वीडियो में एग्जांपल्स या क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम लिख रहे हो तो इस चैप्टर में से 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और समटाइम्स ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि 7 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 मार्क्स का कहाँ पे 10 मार्क्स का कुछ और पूछा है और 5 मार्क्स का एडजस्ट करने के लिए इसमें से पूछा गया है। तो इस तरीके से इस जो चैप्टर को है काफ़ी वेटेज है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर, मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। मतलब कि आज हम गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुड्स का जो भी सेक्शन है वो सेक्शन 12 है और जो इसके साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 जो रिलेटेड टू दी सर्विस है, मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। पर चाहे आप गुड्स पढ़िए चाहे आप सर्विस पढ़िए, दोनों में एक इस मतलब कि 12 एंड 13 के साथ में एक सेक्शन साथ में चलेगा, डेट इज कॉल्ड द सेक्शन 31। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 31 किससे डील करता है। सेक्शन 31 डील करता है कि बिल कब बनना चाहिए, क्योंकि वो जो बिल की डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिसाइड करने के लिए। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उससे पहले सेक्शन 31 पता होना चाहिए। तो हम पहले अभी स्टार्ट करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 और वो भी रिलेटेड टू द गुड्स। और सेकंड वीडियो में अगेन मैं 31 डील डिस्कस करूंगी लेकिन विद द रिलेटेड टू दी सर्विस। तो इस तरीके से हमको टाइम ऑफ सप्लाई को सीखना है। एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई की जो थियोरी है वो पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है। पर सम तो बहुत ही ईजी है। एक बार ये थियोरी दोनों वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया और उसके बाद में आपने अगर मेरे क्वेश्चंस देखे और वो उसके बाद में आपने क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी बुक में से देखे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। खाली लॉजिक आप पकड़ के चलिए। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 31 क्या बोलता है एंड देन वी विल मूव टू दी सेक्शन 12 जो गुड्स से रिलेटेड है और सेक्शन 13 जो सर्विस से रिलेटेड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर होने वाली हैं डेट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स या टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी में जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट हम सीखेंगे इनवाइस ऑफ गुड्स, मतलब कि वही सेक्शन 31 की बिल कब बनना चाहिए, क्योंकि जो उस दिन बिल बनेगा तब से ही लेके सप्लायर की लायबिलिटी चालू हो जाती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करने का फॉरवर्ड चार्ज में। अगर पहले के मेरे वीडियो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो जब ये हम स्टार्ट करेंगे इस स्लाइड पे मैं वापस से आपको एक रिवाइज करा दूंगी कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज में किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। रिवर्स चार्ज में हमारा ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, फिर भी ये साइड पे पहुंचने के बाद एक थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज मैं कर दूंगी। और दूसरा हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर वाउचर्स। देन वी विल लर्न द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन रेसिडुअल केसेस। और इसके सिवाय 2 और हैं, डेट इज स्पेशल केस एंड आइडेंटिटी केस। Let us see what is the need to determine the time of supply। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कि ये टॉपिक की जीएसटी में जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वही फिक्स करेगा, क्या फिक्सअप करेगा कि जो लायबिलिटी है अंडर जीएसटी उस दिन से लेके चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कब से लेके चालू होगी, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई चाहिए। और सेकंड जो जरूरत पड़ी टाइम ऑफ सप्लाई की, इट आल्सो इंडिकेट्स व्हेन द सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड। मतलब कि सप्लाई अगर हुई नहीं है और होने वाली है तो कब होगी, तो वो कौन सी डेट होगी वो डिसाइड करने के लिए भी टाइम, वो जो भी डेट होगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए भी हमको टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत पड़ी। और इसके सिवाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब कि सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज एसजीएसटी, वो दोनों
दोनों जो एक्ट हैं वो सेपरेट टाइम बोलते हैं, किसके लिए? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। एज मैंने आपको बोला था कि 12 सेक्शन 12 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सेक्शन 31। इस वीडियो में आप सेक्शन 31 का 1 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 7 पढ़ने वाले हैं। तो जरा पहले 1 देख लेते हैं। 31 का आपको ये 1 जो है वो किससे डील करता है? नॉर्मल केस से। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछते हैं कि सेक्शन 31(1) किससे डील करता है? दैट इज अ नॉर्मल केस। ओके, यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि यहाँ पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो बिल कब बनना चाहिए? 31 डील करता है टैक्स इनवाइस से, कि टैक्स इनवाइस कब बनना चाहिए। तो ये अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो बिल बनना चाहिए बिफोर और ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, मतलब जिस दिन गोदाम से सामान निकाला है या तो उस दिन या तो उससे पहले क्या बन जाना चाहिए? टैक्स इनवाइस। और जिस दिन टैक्स इनवाइस बना वो हेल्प करेगा हमें टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते समय। और दूसरी सिचुएशन बचा हो सकती है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि यहाँ पे गुड्स जो है वो मूव नहीं हुए हैं, राइट। तो उस समय टैक्स इनवाइस कैसे बनाएंगे, बिल कैसे बनाएंगे? तो उस समय हम क्या डिसाइड करना है? बिफोर और ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। यहाँ रिमूवल, प्लीज याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ गुड्स यहाँ पे है डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब ये देखता है सप्लायर साइड एस, ओके, और ये देखता है बेटा आर, दैट इज अ रेसिपिएंट साइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस, दैट इज अ सेक्शन 31(1). आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 31(4) में क्या दिया हुआ है। जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 है वो डील करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जरा जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे गुड्स की सप्लाई एक बार नहीं हो रही, घड़ी घड़ी, मतलब कि एक महीने में 3 बार भी 5 बार भी घड़ी घड़ी हो रही, तो उस समय टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? जिस दिन भी सप्लायर स्टेटमेंट बनाता है, कभी ना कभी तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो कुछ तो स्टेटमेंट बना के देगा ना सामने वाले को कि आपका इतना गुड्स ले लिए हैं तो आपको पेमेंट करना है। तो वो जो जिस दिन वो स्टेटमेंट बना रहा है उस दिन, और अगर सप्लायर स्टेटमेंट नहीं बना रहा है तो रेसिपिएंट ने कुछ तो बोला होगा कि मैं हर 3 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद पेमेंट करूंगा। तो जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है उस दिन टैक्स इनवाइस बन जाएगा। मैं वापस रिपीट करें, अगर स्टेटमेंट डिसाइड की गई है जिस दिन स्टेटमेंट बनेगी उस दिन टैक्स इनवाइस बनेगा। और अगर सप्लायर नहीं दे रहा है तो स्टेटमेंट, तो रेसिपिएंट थोड़ा पेमेंट तो करेगा, तो जिस दिन वो पेमेंट करेगा उस दिन वो टैक्स इनवाइस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए वो नेक्स्ट पेमेंट करेगा तब बनेगा। तो इस तरीके से बिल बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स इनवाइस। तो ये ना टैक्स इनवाइस कब बनेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डिसाइड नहीं होता तो कोई भी बिल बनाता ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है बिल बना तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसके लिए उनको क्या करना है? बिल बनाना ही नहीं है। 6 महीना रुको, 7 महीना रुको, जाने देना, 8 महीने निकल जाने दे, टैक्स बाद में पे करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं कि कभी ना कभी स्टेटमेंट बनाएगा, कभी ना कभी पेमेंट लेगा। पेमेंट तो 6-7 महीने नहीं के बाद में नहीं लेगा, तो जब भी पेमेंट लेगा उसी समय वो टैक्स इनवाइस बनाएगा। और जिस दिन टैक्स इनवाइस बनाएगा वो जो डेट रहेगी वो हेल्प करेगी कैलकुलेट करने के लिए क्या? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, अब लास्ट सेक्शन देख लेते हैं 31 का। ये जो मैंने तीनों ही सेक्शंस आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। तो तीसरा देख लेते हैं। 31 का सब सेक्शन है 7, और जरा ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। इट डील विद द गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब कि रिटर्न बेसिस, मतलब कि हमने सामने वाले को गुड्स दिए हैं, उसको अच्छे लगे तो वो रखेगा और अगर नहीं अच्छे लगे तो वो रिटर्न करेगा। तो इस केस में बिल कब बनना चाहिए? या तो जब ये डिसाइड हो जाएगा कि सप्लाई हो चुकी है, मतलब कभी ना कभी तो सामने वाला इन्फॉर्म कर देगा कि हमको आपकी चीज़ें पसंद आ गई हैं और सप्लाई हो गई है।
या तो उस समय या उससे पहले बिल भरना चाहिए। तो या तो मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए 6 मंथ्स, मतलब कि सामने वाले को रिटर्न करने के लिए 6 मंथ्स का जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर हमारा बिल बन जाना चाहिए। 6 मंथ्स कहाँ से लेके, जब से लेके फैक्ट्री से सामान निकला है। इन दोनों में से जो भी डेट अर्ली रहेगी उस डेट पे हम लोग क्या बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस। में वापस रिपीट कर रही हूँ, जो ये सेक्शन 31 है वो सिर्फ डील करता है कि टैक्स इनवॉइस कब बनना चाहिए, बिल कब बनना चाहिए, उससे डील करता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई से डील नहीं करता है, लेकिन ये एक कंपोनेंट है टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए। इसके लिए कोई भी प्रोफेसर आपको सेक्शन 12 पढ़ाने से पहले इतना तो कंपल्सरी बताएगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स जो डील करता है सेक्शन 12। आपको मैं बता दूं, सेक्शन 12 में आप 6 सब सेक्शन सीखेंगे। उसमें से सेकंड एंड थर्ड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के आप नहीं सीखोगे, क्योंकि घुमा फिरा के एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन यूजुअली सेकंड एंड थर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड आ गया तो बाकी के तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं, सेक्शन 1 में तो कुछ भी नहीं है। सेक्शन 1 में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखी हैं। सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सबसे पहले कि अगर एक बार टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो गया, उस दिन से लेके सप्लायर की लायबिलिटी चालू हो जाएगी। काय के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इतना लिखा है। और एक पॉइंट लिखी है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करोगे, ऐसे खुद से नहीं डिसाइड करोगे। आपको ये जो प्रोविजन है, डेट इज अ सेक्शन 12 का जो प्रोविजन है, उसके अंदर ही जो भी रूल्स लिखे गए हैं उसके अंदर ही आपको डिसाइड करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। बस ये 2 बातें लिखी हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इस सेक्शन के अंदर डिसाइड करना है, और पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। बस ये 2 बातें लिखी हैं। पर जो सेकंड है, लेटेस्ट मूव अवर टॉक्स टुवर्ड्स सेक्शन 12(2) जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन 12(2) जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये डील करता है 2 चीजों से, डेट इज फॉरवर्ड चार्जेस। व्हाट डू मीन द फॉरवर्ड चार्जेस, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि जो सप्लायर है, जो गुड्स दे रहा है, राइट, वो गुड्स के साथ में टैक्स भी कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, सप्लायर, राइट। भले कलेक्ट रेसिपेंट से करता है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी पे करने की, मतलब कि जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की होती है। तो ये हमारी, जो मैंने आपको बताया, सप्लायर टैक्स जमा करता है गवर्नमेंट के पास में, वो हमारी क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है। और इस नॉर्मल सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। ओके, तो अब फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपके 2 सिचुएशंस हैं। एक क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैंने पहले भी बताया था, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें में से जो भी, विचेवर, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जरा लास्ट लाइन देखिए, विचेवर इज अर्लियर, मतलब कि इन यहाँ पे चारों जगह डेट होगी, राइट। इन चारों डेट में से जो सबसे पहली डेट होगी वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर मूवमेंट, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। तो जरा देखते हैं क्या 4 डेट दी है। सबसे पहले डेट जो है, इशू ऑफ इनवाइस, मतलब कि जो सप्लायर है उसने इस दिन डेट पे इनवाइस इशू किया है। अगर इशू किया होगा तो ये डेट, राइट। अगर इशू नहीं किया होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर इसने सप्लायर ने इशू नहीं किया होगा तो हमको डेट निकालनी पड़ेगी। क्या, ड्यू डेट ऑफ टैक्स निकालनी पड़ेगी। किसके हिसाब से, सेक्शन 31 के हिसाब से। और वो क्या होना चाहिए, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नो मूवमेंट रहेगा, खाली इसी में चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन वो गुड्स फैक्ट्री से निकाल रहा है उस दिन या उससे पहले वाली डेट हम डिसाइड कर लेंगे कि वो हो सकती है। अगर ये नहीं है तो ये, इन दोनों में से कोई एक रहेगी, और दोनों ही रहेंगी तो भी चलेगा, लेकिन ये एक क्लॉज है। और सेकंड, हमको इसके बाद में हमको कौन सी डेट लिखनी है, देखनी है, थर्ड डेट की हम बात कर रहे हैं, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट इन द क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सप्लायर। मतलब कि यहाँ पे रिमूवल सप्लायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रेडिट बात कर रहे हैं, और बुक्स ऑफ सप्लायर की बात कर रहे हैं, मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर ने एंट्री की है वो डेट। ये तीसरी डेट मिल गई। और चौथी डेट हमको क्या देखनी है, डेट ऑन विच द सप्लायर एक्चुअली रिसीव्स द पेमेंट।
मतलब पेमेंट डेट। तो इन चारों में से जो भी अर्लीस्ट रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज की। मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉरवर्ड चार्ज, मूवमेंट ऑफ गुड्स, और इन चारों में से जो सबसे अर्लीस्ट डेट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, इसके बेसिस पे जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इनवाइस डेट है 15 फरवरी, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमूवल ऑफ गुड्स है 20 फरवरी और पेमेंट रिसीव्ड है 9 मार्च। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक डेट है हमारे पास में 15 फरवरी मतलब इनवाइस डेट, सेकेंड हमारी है 20 फरवरी, राइट, जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब फैक्ट्री से सामान निकले, और लास्ट डेट है हमारे पास में 9 मार्च जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ है। तो इन तीनों में से जो अर्लीस्ट रहेगी, तो हमारे अगर हमको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस सम और इन दिस केस इज 15 फरवरी। ये मैंने आपको जस्ट पॉइंट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। सम भी इसी तरीके के रहेंगे, पर ऑब्वियसली द सम्स विल बी इन द कॉर्मुलर फॉर्म, मतलब कि इसमें काफी सारे कॉलम्स दिए रहेंगे और आपको बस उसमें से एक डेट डिसाइड करनी है। चलिए इसी को एग्जाम्पल को एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के साथ में देखते हैं। और जरा इस सेकंड वाले में मैंने जरा कुछ बाइफिकेशन दिए, वो जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान पे रखिएगा। जरा देख लेते हैं पहले क्या। पहले तो मैंने सेम दिया है, इनवाइस डेट क्या है 9 मार्च है, उसके बाद में क्या है रिमूवल डेट है वो क्या है 1 मार्च है, नेक्स्ट इज पेमेंट। अब पेमेंट के जो मैंने आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात आएगी, वो जरा रिकॉर्ड कीजिएगा, वो ये है पेमेंट के हमेशा दो हिस्से आएंगे। मतलब कि एक रहेगा एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा रहेगा बैंक में क्रेडिट किया अगर सप्लायर है तो, और अगर यही रेसिपेंट हो जाएगा तो बैंक में डेबिट हो जाएगा, राइट। तो ये जो दोनों हैं वो पेमेंट के ही दो हिस्से हैं। अगर किसी एग्जाम में पेमेंट के अंदर नहीं देके अलग अलग भी देते हैं तो ये याद रखिए ये पेमेंट के ही दो हिस्से हैं। तो इन दोनों में से एक अर्ली डेट मतलब 3 मार्च और 4 मार्च के बीच में जो पहली रहेगी वो डिसाइड करना है, और इसमें से जो अर्ली रहेगी उसको कंपैरिजन करना है ये दो प्लस जो इसमें से अर्ली रहेगी। और इन शॉर्ट अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ इसमें, मतलब कि इनवाइस बिल, इनवाइस डेट, रिमूवल डेट, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाली डेट और बैंक में क्रेडिट किया वो वाली डेट, इन सब में से जो अर्ली रहेगा वो हमारी क्या रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा तो आपके लिए हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द 1 मार्च। तो इसे एग्जाम्पल से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगता है, तो सम देखेंगे तो बहुत ही ईजी होगा, लेकिन बच्चा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पूरा थियोरी तो समझना होगा। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं कि ताकि जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया तो बहुत ही इजी लगा, तो इस तरीके से बाकी के सब भी आप सुन लीजिए, और उनके जो सम और एग्जांपल्स हैं वो मेरी वीडियो 3 में रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, पर पहले थियोरी थोड़ी सी समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हुए सेक्शन 12 की ही बात कर रहे हैं। पहले भी मैंने सेक्शन 12 ही बताया 2, पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई सेम फॉरवर्ड चार्ज ही नॉर्मल सिचुएशन ही, मैं रिपीट कर रही हूँ फॉरवर्ड चार्ज ही नॉर्मली सब कुछ सेम है, पर यहाँ पे एक ही वर्ड की चेंज है, डेट इज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपके लिए, डेट इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब कि वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स था और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है। तो मैं एक एक रीड करूँ। ऑब्वियसली लास्ट का तो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, विच एवर इज अर्लियर, मतलब इनमें से जो भी डेट अर्ली रहेगी वो। अब इतना सब रीड करने के बदले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, ये सब मूवमेंट ऑफ गुड्स के जैसे ही सब कंडीशंस हैं, सिवाय यहाँ पे चेंज है ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। वहां पे क्या था रिमूवल ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्या है डिलीवरी ऑफ गुड्स, बाकी सब सेम है। ओके, सो आई होप सो यू आर गेटिंग इट। सो भी फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो भी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस रहेगी वो डेट, या तो ड्यू डेट, और ड्यू डेट कैसे निकालनी है जिस दिन डिलीवरी हुआ होगा रेसिपेंट, और ये ध्यान दीजिए रेसिपेंट के साइड है, राइट, जिस दिन उसको मिला होगा, राइट। तो पहले ही मैंने बता दिया था पेमेंट वहां पे डेबिटेड था, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ रेसिपेंट, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा सप्लायर रिसीव द पेमेंट, ये तो सेम है, राइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले नो मूवमेंट में और मूवमेंट में इतना ही डिफरेंस है, बाकी की सारी डेट्स जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेट ऑफ ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स ये ध्यान आपको रखना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है।
सब कुछ सेम है मूवमेंट ऑफ गुड्स के जैसे। आई थिंक सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यू सेक्शन सब सेक्शन की, डेट इज सेक्शन 12 का 3। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 12 का 1 में तो कुछ भी नहीं था, 12 के 2 में हमने फॉरवर्ड चार्ज देखा जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स था और मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड के उल्टा, डेट इज रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के उल्टा बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जाना जाता है और क्वेश्चन में वो आरसीएम से आता है। अब फॉरवर्ड में मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके रेसिपेंट से पे करता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो रेसिपेंट है वो सप्लायर को सिर्फ उसकी गुड्स का पैसा देता है और जो टैक्स बनती है वो रेसिपेंट खुद जाके पे करता है। ये उल्टा हो गया, मतलब कि सप्लायर को टैक्स भरना चाहिए, गवर्नमेंट को जाके जमा करना चाहिए, पर उसके बदले में रेसिपेंट खुद जाके जब पैसा यहाँ टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है, मैं वापस से रिपीट करूँ, जमा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। और अगर रिवर्स चार्ज है तो हमको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। सबसे पहले सेम विच एवर इज अर्ली देखनी है, पर सबसे पहले क्या चाहिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि कौन से दिन पे गुड्स मिले वो देखना है, या और वी हैव टू सी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब कौन से दिन पे हमने पेमेंट की है। वो हमारी दो हो सकती हैं, हमने किस दिन पे एंट्री की या बैंक अकाउंट, और दोनों होगा तो इन दोनों में से जो अर्ली है। और तीसरी जो हमको देखना है, जरा देखिए फॉरवर्ड से रिवर्स में यही फर्क है, डेट 30 दिन के बाद, मतलब कि जिस दिन भी आपने इनवाइस इशू किया है उसके बाद में उस डे में आप ऐड कर दोगे 30 डेज, 30 दिन, राइट। तो जो भी 30 दिन होएगा ऐड होने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी डेट। और इसमें से एक डेट, ये हमारी दूसरी डेट, और ये हमारा 30 दिन, जिस दिन भी हमने गुड्स का इनवाइस बनाया उसमें 30 दिन अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो जो डेट आएगी वो इन तीनों में से जो भी अर्ली डेट रहेगी वो हमारी डेट ऑफ और टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। डेट ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई इज अ वन एंड सेम थिंग। आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया आ जाएगी। पर वेरी सिंपल है, एंड जितनी भी एग्जाम में दिया रहेगा उसमें से सबसे जो अर्ली डेट रहेगी वो हमारे क्या हो जाएगी, डेट ऑफ सप्लाई। ओके पर यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज है वहाँ पे जरा सा एक काम और करना होगा, जो भी हमको इश्यू ऑफ इनवाइस की डेट दी रहेगी उसमें 30 दिन ऐड करना है। और वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, 30 दिन ऐड करना है कौन से केस में, गुड्स के केस में। अगर सर्विस होगा तो कुछ और होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वापस से रिपीट कर रही हूँ, 30 डेज इन द केस ऑफ गुड्स। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। डेट ऑफ रिसिप्ट है 19 मार्च, पेमेंट रिसीव्ड 3 मार्च। ओके तो इन दोनों में से जो भी अर्ली डेट रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 1 में हमारी डेट मिल गई 3 मार्च, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स पहले 1 मार्च को हमको मिला है, पेमेंट किया है हमने 9 मार्च को, एंट्री ऑफ बुक्स हुआ है 20 मार्च को, और बैंक में डेबिट हुआ है 19 मार्च को, राइट। बैंक में एक दिन पहले ही डेबिट हो गया था और हमने अपने बुक्स में 20 मार्च को लिखा, पेमेंट हमने की थी 9 मार्च को, और डेट ऑफ गुड्स मिला है हमें 1 मार्च को। तो एक्चुअली कैसे होता है, इन दोनों में से जो अर्ली, राइट। और उस सपोज ये हमारे केस में 19 है, 19, 9 और 1 इन तीनों में से जो अर्ली रहेगी वो, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इन सब में जो अर्ली रहेगी वो आप कैसे भी करके कंसिडर कर सकते हैं, पर रूल ऐसे है, राइट। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमें मिल गई टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द 1 मार्च। तो वही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सम बहुत इजी है, पर थोड़ा सा थियरी है उसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए तो आपका सम एग्जाम में
अगर वो लोग घुमा फिरा के भी डेट देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एग्जाम्पल में वही डेट दे रही हूँ जो मुझे आपको डिस्कस करनी है, पर एग्जाम में कौन सी डेट देंगे वो आपको समझना होगा। तो इसके लिए ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे और बाद में आप सम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको गुड्स के ऊपर सम आ जाएंगे। सेकंड वीडियो देखोगे तो सर्विस के ऊपर, तो दोनों देखने के बाद आपको गुड्स और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ही ईजी हैं। सेक्शन 12(3), ओके। सेक्शन 12(3) जो है वो बोलता, एक दो ही बातें बोलता है। वो क्या बोलता है, अगर सेक्शन 12(2), ओके, और 12(3) में जो हमने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज में बताया आपको, अगर उसमें आप अगर कोई ऐसा सम दिया है और आप टाइम ऑफ सप्लाई दोनों ना, आपको ये पता चल रहा है कि वो फॉरवर्ड है कि नहीं, आपको ये पता चल रहा है कि वो रिवर्स है, अगर ऐसा होता है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ जरा रीड कीजिए, इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन एज अबोव, मतलब जो ऊपर हमने आपको बताया है, अगर उसके हिसाब से आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज अ डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, मतलब कि जिस दिन भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री तो किया ही होगा, ओके। तो रेसिपेंट ने जो अपने बुक में जिस दिन एंट्री किया होगा वही आप अपना टाइम ऑफ सप्लाई ले लीजिए, ऐसा लिखा है सेक्शन 12(4) में। Let us move towards the our talks towards the section number 12(4), subsection 4। तो सब 12 जो सबसेक्शन 4 है वो डील करता है, जरा यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वाउचर। मतलब कि आपको मालूम है बहुत सारे आजकल गिफ्ट वाउचर एक दूसरे को दिए जाते हैं, तो वो जो वाउचर दिया जाता है उसका टाइम रहता है 6 मंथ्स, 1 ईयर, जो भी वैलिडिटी रहती है, राइट। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और ध्यान से सुनिए क्योंकि यही सेम सर्विस के लिए भी आपको सेम लगेगा। अगर आपको पता है जो आप वाउचर दे रहे हो, राइट, और आपको ये आइडेंटिफाइबल है कि वो कौन सी सप्लाई है, राइट, तो जिस दिन आपने बिल इशू किया है, मतलब कि सॉरी वाउचर इशू किया है, वही डेट आपकी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। समझ लीजिए मैंने अपनी बाइक को रीबॉक का वाउचर दिया, तो इसमें ये आइडेंटिफाई हो गया है कि वो जाएगा रीबॉक के शॉप में और डेफिनेटली वो उसकी शूज लेगा। या मैंने बाटा का वाउचर दिया अपनी बाइक को, तो वो शॉप में जाएगा और जाके चप्पल ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो हमारी क्या है, आइडेंटिफाइबल है, मतलब कि वो या तो शूज लेगा या तो चप्पल लेगा या वॉटेवर, राइट। तो ये पक्का डिसाइडेड है कि उस वाउचर से वो कुछ और नहीं ले सकता है। तो जिस दिन वो वाउचर में लिया दुकान से, वही हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, राइट। और कुछ कुछ वाउचर्स ऐसे होते हैं जिसका ना आइडेंटिफाई नहीं होता है, कि मतलब कि अगर मैंने सामने वाले को वाउचर लिया तो वो चप्पल ही लेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। तो उस समय जो वाउचर मैंने जिसको दिया है और वो जाके वो वाउचर वहां पे जाके रिडीम्ड करता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वर्ड, रिडम्पशन कर रहा है, तो जिस दिन वो वाउचर रिडम्पशन होगा उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब ये बोलोगे मैम ये क्या है, वो मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने, समझ लीजिए आपको मैंने एक वाउचर दिया और उसकी वैलिडिटी 6-7 महीने और मैंने आपको दिया बिग बाजार का, राइट। अब मुझे क्या पता कि आप बिग बाजार में जाके क्या लेने वाले हो, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं है कि आप क्या लेने वाले हो। तो जिस दिन आप बिग बाजार में गए और आपने कुछ भी खरीदा, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिडम्पशन डेट। और जो रिडम्पशन डेट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बस इतना ही है। इट इज रिलेटेड विद द सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 का 5 क्या बोलता है, रेसिडुअरी केसेस, मतलब कि जो ऊपर ऊपर मैंने जितने भी आपको बताए, अगर वो ऐसी कोई चीज है जो ऊपर किसी में फिट नहीं बैठती है, तो वो इस मतलब कि सेक्शन 5 में आ जाएगी, राइट। और उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, जरा यहाँ देखिए। इन द केस वेयर द पीरियोडिक, मतलब कि टाइम टू टाइम, क्वार्टरली, 6 मंथ्स में, पीरियोडिकली रिटर्न हैज बीन filed be the date on which such return is to be filed। मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कब हो जाए, अगर ऊपर किसी में भी नहीं आ रहा है तो बच्चे कुछ जो केस है वो इधर आ जाएंगे। और इधर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, जिस दिन
3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप रिटर्न तो फाइल करोगे ना जीएसटी का। तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हो वही उसका क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, उस चीज का, उस गुड्स का वो टाइम ऑफ सप्लाई है। या इन अदर केसेस, अगर आप टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिटर्न्स नहीं फाइल करते हो, तो अदर केसेस मतलब कि पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं होते हैं, तो उसमें जिस दिन आप, एक ही वर्ड अंडरलाइन करती हूँ, टैक्स पे करोगे, जिस दिन आप टैक्स पे करोगे वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 महीने में अगर कर रहे हैं तो वो 3 महीने के बाद जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर आप रिटर्न फाइल पीरियोडिकली नहीं कर रहे हो तो जिस दिन जब भी टैक्स पे करोगे वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन है ये आपका, सेक्शन 12(6). सेक्शन 12(6) जो है वो डील करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशल चार्जेस। ओके, स्पेशल चार्जेस किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट, लेट फीस एक्सेट्रा को। ये बात समझने से पहले और आपको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं। एक बात समझ लीजिए कि आप है ना मेरे से गुड्स लेके गए क्रेडिट पे, ओके, और मैंने आपको समय दिया था 3 महीने का। मैंने क्या बोला कि अगर आप 3 महीने में, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, 30,000 के गुड्स लेके गए, तो मैंने आपको क्या बोला, ये 30,000 का पेमेंट है ना, आप 3 महीने के अंदर मुझे कर दीजिएगा। पर अगर आपने 3 महीने में नहीं किया तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ लगेगा तो मैं आपसे एक 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है। तो आप लेके गए और आपने मेरे को 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया, पर आपने मुझे पेमेंट कब किया, 3 महीने के बाद में, और आपके ऊपर एक एग्जांपल ले लीजिए 1,000 रुपए का पेनल्टी आ गया, राइट। तो वो पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी भरना पड़ता है, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल चार्जेस। उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल चार्जेस। और ये स्पेशल चार्जेस को कौन डील करता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 डील करता है। तो जरा देखते हैं कि जो किसी के ऊपर ब्याज चार्ज कर दिया हमने, लेट फीस चार्ज कर दी, पेनल्टी चार्ज कर दी, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जरा थोड़ा सा रीड कर लीजिए। तो मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ कि कैसे याद रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सचेंज इट रिलेटेड टू एन एडिशनल इन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी एडिशनल वर्ड देते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। और ये एडिशनल किस में होगा, या तो आपके ऊपर, आपने किसी के ऊपर फीस लगाई है, लेट फीस लगाई है, पेनल्टी लगाई है, या इंटरेस्ट लगाया है फॉर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर डिले इन पेमेंट, राइट। तो वो जो आपने एक्स्ट्रा उसके ऊपर चार्ज किया है, राइट, तो वो जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आपको मिला है, तो जिस दिन वो पैसा आपको, लेट वाला, फीस वाला, एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या पेनल्टी जो चार्ज की है, जिस दिन आपको रिसीव्ड होगी, आपके हाथ में आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अदर वर्ड्स में भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ दीज अमाउंट आर एसेंशियल टू अट्रैक्ट द लेवी ऑफ टैक्स। मतलब कि ये जो आपको एडिशनल वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना है। ये जो एडिशनल वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर भी आपको अट्रैक्ट द लेवी ऑफ टैक्स, मतलब उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड द स्पेशल केस फॉर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। ये ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेटली पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ कवर किया है आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 किससे डील करता है, गुड्स से डील करता है। क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और इसमें हमारे 6 सबसेक्शन से, सेक्शन नंबर 1 जो था वो था फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर, सेक्शन 2 जो था वो था रिवर्स चार्ज के ऊपर, सेम थिंग जो 3 था वो एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, नेक्स्ट जो 4th था वो था वाउचर के ऊपर, 5th जो था रेसिडेंशियल केसेस के ऊपर, और लास्ट वाला जो केस था वो स्पेशल चार्जेस के ऊपर। आई होप सो कि थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको समझ में आया होगा, पर मोर क्लियरिटी के लिए जब भी आप इसके ऊपर सम्स देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक में हमारी एजुकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।